Hello students, this is our class 9th chemistry chapter 1st, which is matter in our surroundings part 9. So in this video I will discuss about latent heat. Latent heat is very important, so understand the topic clearly. देखिए सबसे पहले हम देखते हैं लेटेंट हीट क्या होती है. The heat energy which has to be supplied to change the state of a substance is called its latent heat. तो latent heat क्या होती है? वो हीट एनर्जी जो किसी भी सब्सटेंस की स्टेट को चेंज करती है, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट. मतलब मान के चलिए आपके पास वाटर है, ठीक है, आपके पास पानी है और आप क्या करना चाहते हो, पानी की स्टेट को चेंज करना चाहते हो. स्टेट को चेंज करने का मतलब क्या होता है, आप पानी को बॉईल करना चाहते हो, है ना. सो वी वांट टू कन्वर्ट वाटर इनटू वेपर स्टेट. हम वाटर को वेपर स्टेट में करना चाहते हैं. वेपर स्टेट बोल सकते हो, गैसियस स्टेट बोल सकते हो, ठीक है. सो व्हाट वी वांट टू डू, वी वांट टू चेंज द स्टेट ऑफ वाटर टू वेपर. तो हम पानी को वेपर में कन्वर्ट करना चाहते हैं. देखिए लेटेंट हीट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको ध्यान से समझना है. मान के चलिए हमारे पास जो वाटर है, स्टार्टिंग में हमने जो पानी को लिया हुआ है, तो वाटर का जो टेम्परेचर है स्टार्टिंग में इनिशियली दैट इज 35 डिग्री सेल्सियस. रूम टेम्परेचर जो होता है, जो कमरे का टेम्परेचर होता है, ठीक है. तो अभी हमारा जो पानी है, वाटर का टेम्परेचर कितना है, 35 डिग्री सेल्सियस. तो जैसे ही हम पानी को गर्म करना शुरू करेंगे, सो एज सून एज वी स्टार्ट हीटिंग द वाटर, तो होगा क्या, तो मान के चलिए कि हमने अपने पानी को गर्म करना शुरू किया है, सो वी स्टार्ट्स हीटिंग द वाटर. तो क्या होगा, धीरे धीरे पानी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा. और आपने क्या काम कर रखा है, आपने एक थर्मोमीटर को भी डाल रखा है इस बीकर में, इन ऑर्डर टू चेक द राइज इन टेम्परेचर. तो हमारे पास एक बीकर है, एक बीकर में पानी है, और पानी में हमने किसको डाल रखा है, एक थर्मोमीटर को डाल रखा है टेम्परेचर नापने के लिए. और यहाँ से हम नीचे से क्या कर रहे हैं, बर्नर के थ्रू हीट सप्लाई कर रहे हैं. सो दिस इज अवर बर्नर विच सप्लाइज द हीट, जो गर्म कर रहा है पानी को. ओके तो देखो होगा क्या, स्टार्टिंग में पानी का टेम्परेचर था 35. तो जैसे हम पानी को गर्म करेंगे, जैसे ही पानी को हीट एनर्जी मिलेगी, तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा. 35 से क्या होगा, 40 होगा, 40 से 50 होगा. तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हीट एनर्जी भी सप्लाइड जो है वो बढ़ती जाएगी, है ना. ज़्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा. तो 50 के बाद टेम्परेचर 60 होगा, ऐसे करते करते 90 होगा. और अब जब टेम्परेचर हमारा, तो जैसे ही हमारा टेम्परेचर 99 हो जाएगा, आपको थर्मोमीटर में सब दिख रहा है ना. पहले थर्मोमीटर में टेम्परेचर कितना था, 50 था. फिर टेम्परेचर थर्मोमीटर में कितना हुआ, 60 हुआ. फिर 90 हुआ, फिर 99 हुआ. लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 99 से 100 होगा, ध्यान से समझना, जैसे ही टेम्परेचर 99 से 100 होगा, तो 100 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. 100 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर होता है जिसमें वाटर बॉयल होना शुरू हो जाता है. वाटर अपनी स्टेट को चेंज करता है ना. 99 पे स्टेट चेंज नहीं करेगा, 100 पे चेंज करेगा. अब जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हुआ, तो अब क्या नोटिस करोगे कि पानी उबलना शुरू हो गया, है ना. अब वाटर के वेपर बनना शुरू हो गए, इस तरीके से वाटर के वेपर यहाँ पे बनना शुरू हो गए. अब आप फिर तो अब यहाँ पे थोड़े से वेपर्स बने हैं, अभी पानी नीचे प्रेजेंट है. अब ध्यान से समझना, आपने क्या देखा, थर्मोमीटर में टेम्परेचर अभी कितना शो कर रहा है, 100 शो कर रहा है. कितना, 100 डिग्री सेल्सियस. थोड़ा और पानी बॉईल हुआ, हीट एनर्जी तो लगातार सप्लाई हो रही है, इसको हम लगातार गर्म तो कर रहे हैं. उसके बाद फिर हमने देखा पानी और बॉईल हुआ, अब भी टेम्परेचर 100 है. तो जब तक सारा का सारा पानी उबला नहीं, जब तक सारा का सारा पानी बॉईल नहीं हुआ, तब तक थर्मोमीटर में टेम्परेचर 100 ही रहा. ये टेम्परेचर 100 से 101 नहीं हुआ. इसका मतलब कि जब तक पूरा का पूरा पानी बॉईल नहीं हुआ, तब तक टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ. सो ये जो हीट एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, इस पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट पे, द हीट एनर्जी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ वाटर इनटू वेपर इज कॉल्ड द लेटेंट हीट. तो लेटेंट हीट क्या होती है, आपको समझ आ गया होगा. तो जैसे ही वाटर का टेम्परेचर, तो जैसे ही पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हुआ, तो पानी बॉईल होना शुरू हो गया, पानी उबलना शुरू हो गया. कब, जब पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हुआ.
ठीक है, लेकिन ये 100 से 101 नहीं होगा। अब जब तक पूरा का पूरा पानी वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा तब तक टेम्परेचर 100 से 101 101 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा। ठीक है ना। तो जब भी मैटर की स्टेट चेंज होती है तो उस टाइम जो हीट एनर्जी हम सप्लाई करते हैं दैट हीट एनर्जी इज कॉल्ड लेटेंट हीट। अभी हम समझेंगे लेटेंट का मतलब क्या होता है। देखिए, अभी मैंने इसका नाम क्या बोला है, लेटेंट हीट। क्या नाम बोला है मैंने इसका, लेटेंट हीट। अब लेटेंट का मतलब क्या होता है, छुपी हुई। देखिए, लेटेंट का मतलब होता है छुपी हुई हीट, छुपी हुई। अब छुपी हुई का मतलब क्या होता है, देखिए स्टार्टिंग में जब आप हीट कर रहे थे उस बीकर को तो टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा था। 50 से 60 हुआ, 60 से 65 हुआ, 70, 80, 85, 90, 99। लेकिन जब टेम्परेचर 100 हुआ उसके बाद जब पानी बॉईल होना शुरू हुआ, जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हुआ उसके बाद टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा है और हीट एनर्जी भी आप लगातार सप्लाई कर रहे हो, तो आप सोचोगे वो हीट एनर्जी जा कहाँ रही है। तो देखिए, वो जो हीट एनर्जी है वो स्टेट को चेंज करने में मदद कर रही है। सो दैट्स वाई ये जो हीट है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर आपको हीट का पता लगाना है, अगर आप कह रहे हो कि मैं यहाँ पे हीट सप्लाई कर रहा हूं तो उसका पता आप कैसे लगाओगे, टेम्परेचर मेजर करके, है ना। अगर आप किसी सब्सटेंस को हीट करते हो तो जैसे जैसे आप जितनी ज्यादा उसको हीट सप्लाई करते हो उतना ही उसका टेम्परेचर लगातार बढ़ता जाता है। तो आप थर्मोमीटर से मेजर कर सकते हो। लेकिन जब लेटेंट हीट की बात होती है, जब सब्सटेंस की स्टेट चेंज होती है तो उस टाइम टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। जैसे मैंने आपको बोला है, यहाँ पे जैसे ही टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होगा तो यहाँ पे टेम्परेचर अब चेंज नहीं होगा जब तक कि सारा का सारा वाटर वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होगा। तो अब ये जो आप हीट एनर्जी, और देखो ऐसा नहीं है कि आप हीट सप्लाई नहीं कर रहे हो, आप 100 डिग्री सेल्सियस पे भी लगातार पानी को हीट सप्लाई कर रहे हो। तो ये हीट जा कहाँ रही है, दिस हीट इज यूज्ड अप in changing the state of the substance. So this heat is called latent heat. latent का मतलब है छुपी हुई हीट। अभी छुप कहाँ रही है, क्योंकि हमें दिखाई तो दे नहीं रही है, टेम्परेचर तो बढ़ नहीं रहा है, तो हम कहेंगे हीट जा कहाँ रही है, दिस हीट इज यूज्ड अप इन चेंज द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। चलो इसको थोड़ा और एलिमेंट्री लेवल पे समझते हैं। देखिए, जो हमारे सॉलिड होता है, सॉलिड में क्या होता है कि पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, है ना। सॉलिड्स में पार्टिकल क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। जो हमारा लिक्विड होता है, लिक्विड में थोड़ा सा पार्टिकल्स के बीच में सेपरेशन होता है, और जो हमारे गैशियस स्टेट होती है, वेपर स्टेट होती है, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, लूजली बाउंड होते हैं, है ना। और सॉलिड्स में पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, क्योंकि पार्टिकल्स पास पास होते हैं, वो स्ट्रांगली बाइंड होते हैं विद सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन जो गैस स्टेट होती है उसमें पार्टिकल लूजली बाउंड होते हैं और पार्टिकल्स के बीच में लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इन केस ऑफ गैसेस। तो पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है। अब मैंने आपको बोला था कि हम क्या काम कर रहे हैं, हम लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जैसे ही पानी 100 डिग्री सेल्सियस होगा तो हम क्या काम कर रहे हैं, हम लिक्विड से गैसियस स्टेट में जा रहे हैं। अब आप एक चीज सोचिए, लिक्विड्स जो होता है, लिक्विड में पार्टिकल क्या होते हैं, पास पास होते हैं कंपेयर टू गैस, और पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है गैस के कंपेयर में। सॉलिड के कंपेयर में नहीं कह रहा मैं, गैस के कंपेयर में कह रहा हूं। लेकिन जो गैस होती है, गैस में पार्टिकल्स क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, और पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो बॉन्डिंग होती है, वो वीक होती है। तो अगर आपको लिक्विड से गैसियस स्टेट में जाना है तो आपको इन पार्टिकल्स के बीच में, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में या एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इस फोर्स को आपको ओवरकम करना पड़ेगा। ये जो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन हो रही है, यू हैव टू ओवरकम दिस अट्रैक्शन, तभी ये पार्टिकल्स के बीच में सेपरेशन बढ़ेगा। लिक्विड्स में पार्टिकल्स के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस बॉन्डिंग को तोड़ना पड़ेगा, तभी आप लिक्विड से गैसियस स्टेट में जाओगे। तो ये जो पार्टिकल्स के बीच में बॉन्ड होता है, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको क्या सप्लाई करनी होती है, हीट एनर्जी सप्लाई करनी होती है। और वो हीट एनर्जी जो आप क्या करते हो, लिक्विड को देते हो इन ऑर्डर टू break this bond, in order to overcome the force of attraction, this heat energy is called latent heat। अभी मैंने आपसे बोला था ना, छुपी हुई हीट। अब वो छुपी हुई क्यों है, क्योंकि वो हीट एनर्जी सारी कहां पे यूज हो रही है, इन पार्टिकल्स के बीच में जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है उसको ओवरकम करने के लिए, उस फोर्स को खत्म करने के लिए, इन ऑर्डर टू चेंज दिस इनटू गैस।
सो दिस इज द रीजन कि लेटेंट हीट के टाइम टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ता है, क्योंकि जैसे ही पानी का टेम्परेचर 100 हो जाता है तो उसके बाद टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, क्योंकि वो सारी की सारी हीट एनर्जी कहाँ पे यूज हो जाती है, इन लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको ओवरकम करने के लिए। तो आपका डाउट ये क्लियर हो गया होगा कि क्यों लेटेंट हीट को हम छुपी हुई हीट बोलते हैं। ठीक है, सो एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं, जो हमने अभी अभी पढ़ा है सब रिवाइज कर लेते हैं एक बार। The heat energy which has to be supplied to change the state of a substance is called its latent heat. Latent heat does not raise or increase the temperature. मैंने भी बताया था ना, latent heat जो होती है वो टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करती है। जैसे ही पानी का 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हुआ तो पानी बॉईल होना शुरू होगा और वो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा जब तक सारा का सारा पानी बॉईल नहीं होगा। ओके, सो अगला क्वेश्चन है व्हाई इट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। तो हम इसको लेटेंट हीट क्यों बोलते हैं, मैंने अभी बताया था ना, लेटेंट का मतलब क्या होता है, छुपी हुई हीट। ओके, सो द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन। तो लेटेंट वर्ड का मतलब क्या होता है, हिडन, छुपा होना। इट इज कॉल्ड लेटेंट हीट बिकॉज इट बिकम्स हिडन इन द सब्सटेंस अंडरगोइंग द चेंज ऑफ स्टेट। तो इसको हिडन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको लेटेंट हीट क्यों बोलते हैं, क्योंकि छुपी होती है उस सब्सटेंस में जिसकी स्टेट चेंज हो रही है ना, जिस सब्सटेंस की स्टेट चेंज हो रही है ये उसमें छुपी हुई होती है, हमें टेम्परेचर इंक्रीज होता हुआ दिखाई नहीं देता। सो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज ए लेटेंट हीट एंड डज नॉट शो इट्स प्रेजेंस बाय रेजिंग द टेम्परेचर। और ये अपनी प्रेजेंस को भी शो नहीं करती है टेम्परेचर बढ़ा के, है ना। अगर कहीं पे हम हीट सप्लाई कर रहे हैं तो टेम्परेचर चेंज होगा, लेकिन जब लेटेंट हीट की बात होती है तो वहां पे टेम्परेचर चेंज नहीं होता। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन व्हाई लेटेंट हीट डज नॉट कोज अ राइज इन टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। ये मैंने आपको अभी भी समझाया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक्सप्लेन कीजिए कि क्यों लेटेंट हीट टेम्परेचर नहीं बढ़ाती है सब्सटेंस का। ठीक है, सो देखिए, द latent heat which we supply is used up in overcoming the forces of attraction between the particles of a substance। तो जो latent heat हम सप्लाई करते हैं वो कहाँ पे यूज होती है, हाँ जी, जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको ओवरकम करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, है ना, उसको हटाने के लिए, ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। तो जब भी एक स्टेट से दूसरी स्टेट चेंज होती है तो जो लेटेंट हीट होती है जो हम सप्लाई करते हैं वो पार्टिकल्स के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको ओवरकम करने के लिए, है ना, यूज करते हैं हम। द लेटेंट हीट डज नॉट इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सब्सटेंस। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लेटेंट हीट पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज नहीं करती है। देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज समझना आप यहाँ पे, अगर आप मान के चलिए ये हमारे पास पार्टिकल्स हैं, देखिए जैसे अगर आप, मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में जो आपने वाटर ले रखा है, स्टार्टिंग में जो आपने पानी ले रखा है उसका टेम्परेचर कितना है, 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो जैसे ही आप इस वाटर को हीट सप्लाई करते हो तो हीट सप्लाई करने से होता क्या है कि पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है, पार्टिकल्स की मूवमेंट तेज हो जाती है, वो भागना शुरू कर देते हैं। तो पहले पार्टिकल्स ऐसे थे और जैसे आप इसकी हीट सप्लाई करोगे तो ये पार्टिकल्स ये तेज तेज मूव करना शुरू करेंगे, ऐसे ऐसे मूव करना शुरू करेंगे। फिर आप टेम्परेचर और इंक्रीज करोगे, आपने 50 करा तो पार्टिकल्स और तेजी से चलना शुरू कर देंगे, मूव ना भागना शुरू कर देंगे। सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एज हीट एनर्जी इज सप्लाइड। सो एज मोर एंड मोर हीट एनर्जी सप्लाइड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल विल ऑल्सो इंक्रीज। तो जितनी हीट एनर्जी आप सप्लाई करोगे, जितनी ज्यादा आप हीट एनर्जी सप्लाई करोगे उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की बढ़ती जाएगी। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो जैसे ही हमारा टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है तो अब आप सोचोगे अब भी पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, नहीं, अब नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है तो अब हम जो हीट एनर्जी सप्लाइड करते हैं वो हीट एनर्जी कहाँ पे यूज होती है, वो लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए यूज होती है। मतलब लिक्विड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको ओवरकम करने के लिए ये यूज होती है। सो दैट्स वाई अब आप जो एनर्जी सप्लाई करोगे, जो हीट एनर्जी सप्लाई करोगे, वो आपको टेम्परेचर बढ़ता हुआ शो नहीं होगा, क्योंकि
अब पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी। अब ओनली ये जो आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, ये इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, लिक्विड के पार्टिकल के जो बीच में बॉन्ड बन रहा है, इनको ओवरकम करने के लिए, इनको तोड़ने के लिए मदद करेगी, ना कि पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगी। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी पार्टिकल्स की, उतना ज्यादा उनका टेम्परेचर बढ़ेगा। पार्टिकल्स जितनी तेज मूव करेंगे उतना ज्यादा उनका टेम्परेचर बढ़ेगा। ओके, जैसे आप गर्म पानी में अपनी उंगली डालते हो तो आपको क्या होता है, पेन होता है ना, आपको जलने वाला महसूस होती है, फीलिंग आती है। क्यों? क्योंकि गर्म पानी में पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो वो सारे पार्टिकल्स आपकी उंगली में बहुत तेजी से स्ट्राइक करते हैं। अगर आप सोचे तो, है ना, सुन के अजीब लग रहा होगा, लेकिन रियलिटी में ऐसा होता है। अगर आप गरम, एक बीकर में गर्म पानी है, इसमें आप अपनी उंगली को दे देते हैं, तो सारे पार्टिकल्स बहुत तेजी से, बिलियंस ऑफ पार्टिकल्स आपकी उंगली पे स्ट्राइक करते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है ना? चलिए अब हम पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। हाँ, द लेटेंट हीट डज नॉट इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सब्सटेंस। जो लेटेंट हीट होती है वो काइनेटिक एनर्जी को नहीं बढ़ाती, एंड सिंस देर इज नो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, तो टेम्परेचर भी नहीं बढ़ेगा। अभी मैंने आपको बताया है कि अगर पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तभी उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रही तो पार्टिकल्स का टेम्परेचर भी नहीं बढ़ेगा। तो जैसे ही पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ती है। ओनली लिक्विड के पार्टिकल्स के जो बीच में बॉन्ड होता है, वो हीट एनर्जी जो हम सप्लाई करते हैं वो उस बॉन्ड को तोड़ने में मदद करती है, ना कि टेम्परेचर इंक्रीज करने में। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। देखिए, लेटेंट हीट दो तरीके की होती है। लेटेंट हीट इज ऑफ टू टाइप्स। तो सबसे पहली होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो एक हमारे पास होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, so one is the latent heat of fusion and other is the latent heat of vaporization। तो ये दो तरीके की हमारे पास लेटेंट हीट होती है। एक तो लेटेंट हीट फ्यूजन वाली होती है और एक लेटेंट हीट वेपराइजेशन वाली होती है। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टडी करते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो देखिए फ्यूजन का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। फ्यूजन का मतलब होता है मेल्टिंग, है ना। या तो आप बोल देते हो कि वहां पे मेल्ट हो रहा है, मेल्टिंग, या फिर फ्यूजन। ठीक है, द लेटेंट हीट, देखिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ सॉलिड इनटू द लिक्विड स्टेट। तो वो हीट, द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ सॉलिड इनटू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। तो वो हीट एनर्जी जो किसी भी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर देती है, उसी को हम उसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। जैसे अगर आप आइस को, तो सॉलिड क्या हो गया हमारे पास, आइस हो गया। तो अगर हम आइस को वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो अगर आइस को वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आइस को हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। तो जब हम आइस को वाटर में कन्वर्ट करते हैं तो जो हीट एनर्जी हम सप्लाई करते हैं इन ऑर्डर टू चेंज द सॉलिड इनटू लिक्विड, दोबारा से सुनिए, जब आइस वाटर में कन्वर्ट होती है तो उस टाइम जो हीट एनर्जी आइस गेन करती है या जो हीट एनर्जी हम आइस को सप्लाई करते हैं, दैट हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या फिर लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। तो आइस को मेल्ट करने के लिए जितनी हीट एनर्जी सप्लाई करनी होती है, दैट इज कॉल्ड फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, एक और डेफिनेशन है इसकी, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो देखिए यहां पे, द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ ए सॉलिड is the quantity of heat in joules required to convert 1 kilogram of the solid to liquid without any change in temperature। तो क्या बोल रहा है, देखिए ये कह रहा है जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है इज द क्वांटिटी ऑफ हीट। अब देखिए, आप हीट सप्लाई कर रहे हो, बट कितनी हीट सप्लाई कर रहे हो। मैंने आपसे बोला कि आप आइस को वाटर में कन्वर्ट कर रहे हो, आप बर्फ को पानी में कन्वर्ट कर रहे हो, तो आपने कितनी एनर्जी सप्लाई करी, आप बोलेंगे मैंने इतनी एनर्जी सप्लाई करी, कितनी, 3.34 इंटू 10 की पावर 5 जूल। देखिए जो जूल होती है वो एनर्जी की यूनिट होती है। जैसे
अगर मैं आपसे बोलता हूं कि आपके हाथ में मास है, वजन है, कितना मास है, तो आप बोलोगे 5 किलो, 10 किलो। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि आप यहां से अपने स्कूल गए हो, कितनी दूर गए हो, आप बोलोगे 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, है ना। तो जिस तरीके से डिस्टेंस को किलोमीटर में नापते हैं, मास को केजी में नापते हैं, टाइम को सेकंड में नापते हैं, इसी तरीके से एनर्जी की जो यूनिट होती है, एसआई यूनिट, दैट इज कॉल्ड जूल। तो एनर्जी को हम जूल में नापते हैं। जैसे किसी बॉडी की एनर्जी मैं बोलूं कितनी, तो आप बोलोगे 20 जूल, ना कि 20, क्योंकि 20 तो कुछ भी हो सकता है। सो जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है ना। तो लेटेंट हीट की एक और डेफिनेशन है, वो क्या है, उसको हम समझते हैं। देखिए, मान के चलिए आपके पास सो आपके पास 1 किलो बर्फ है, कितनी, 1 kg आइस। आपके पास 1 किलो बर्फ है और आपको इस 1 किलो बर्फ को वाटर में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, वाटर में कन्वर्ट करना है। तो आइस को वाटर में कन्वर्ट करोगे तो यू हैव टू सप्लाई हीट, तो आपको हीट सप्लाई करनी होगी। कितनी हीट सप्लाई करनी होगी, दैट हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। समझ आया। 1 किलो आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए, देखिए यहां पे मैंने 1 kg आइस बोला है क्योंकि हमें एक स्टैंडर्ड चाहिए। ऐसे तो अगर आप कम आइस लोगे तो कम एनर्जी चाहिए, ज्यादा आइस लोगे तो ज्यादा एनर्जी चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, हम 1 kg के लिए डिफाइन कर देते हैं कि अगर आप 1 kg आइस लोगे तो इतनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। अगर आप 1 kg आयरन लोगे, इतनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। अगर आप 1 kg मरकरी लोगे, या जो भी सॉलिड आप लोगे, मरकरी लिक्विड होता है सॉरी, तो जो भी आप सॉलिड लेके चलते हो, उस सॉलिड को मेल्ट करने के लिए जितनी भी आपको हीट सप्लाई करनी होती है 1 kg सॉलिड को, दैट इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ दैट सॉलिड। समझ आया। 1 किलो बर्फ को, 1 किलो आइस को पानी में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट हम सप्लाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और हीट सप्लाई करते हैं तो किस में करेंगे, जूल में करेंगे, यूनिट जूल होती है ना। तो जैसे मैंने आपको भी बताया था, तो हम कितनी हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं वहां पे, 3.34 इंटू 10⁵ जूल। तो देखो मैंने यहां पे लिख भी रखा है द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है और मेल्टिंग इज द क्वांटिटी ऑफ हीट, तो जो हीट होती है जूल में, रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ द सॉलिड। तो यहां पे मैंने एक एग्जांपल लिया था आइस का, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज और समझना, हम लेटेंट हीट को डिफाइन करते हैं ओनली मेल्टिंग पॉइंट पे। मतलब हम बर्फ को पानी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो मैं बोल रहा हूं कितनी हीट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। लेकिन आपको जो आइस है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही लेनी होगी, मतलब उसके मेल्टिंग पॉइंट पे लेनी होगी। क्या पता आप बर्फ को और ज्यादा जमा दो फ्रीजर में और आप बर्फ का टेम्परेचर माइनस कर दो। एक चीज समझना, आपने क्या काम करा, आपने बोला जो मेरी आइस है, जो मेरी बर्फ है, उसको मैं 0 डिग्री सेल्सियस पे नहीं लेके चल रहा हूं, मैं तो उसको -5 डिग्री सेल्सियस पे लेके चल रहा हूं। और अब आप बोलोगे अब मुझे इसे मेल्ट करना है, तो -5 से पहले 0 तक आना पड़ेगा और फिर 0 से आगे मेल्ट होगी। तो जब -5 से आप 0 आओगे तो यहां भी आपको हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, है ना। लेकिन हम इसे लेटेंट हीट बोलेंगे नहीं क्योंकि यहां पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है। समझ रहे हो आप मेरी बात। तो लेटेंट हीट हम कब डिफाइन करते हैं, जब टेम्परेचर चेंज नहीं होता। और टेम्परेचर कब चेंज नहीं होता, जब मेल्टिंग या बॉइलिंग, इनमें से कोई भी प्रोसेस हो रहा हो। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। टेम्परेचर चेंज कब नहीं होता, जब या तो सब्सटेंस मेल्ट हो रहा हो या सब्सटेंस बॉयल हो रहा हो। बॉइलिंग का एग्जांपल मैं आपको पहले समझा चुका हूं। जब पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है तो उस टाइम हमारा पानी क्या होता है, बॉयल होता है। ओके, सो देखिए अब आप आगे। उसके बाद एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई इट फील्स वेरी कोल्ड व्हेन वी होल्ड ए पीस ऑफ आइस इन अवर हैंड। तो हमें बहुत ठंडा क्यों महसूस होता है जब हम एक बर्फ का टुकड़ा अपने हाथ में लेते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या है, द पीस ऑफ आइस हेल्ड इन अवर हैंड स्टार्ट्स मेल्ट स्लोली। तो जो बर्फ का पीस है, जो आइस का टुकड़ा हमारे हाथ में होता है, वो धीरे धीरे पिघलना शुरू होता है। और आपको पता है अगर आइस पिघल रही है, अगर बर्फ पिघल रही है, तो पिघलने के लिए, मेल्ट होने के लिए उसको हीट चाहिए। और वो हीट अब कहां से ले रही है, वो हमारे हाथ से उस हीट को ले रही है ना। द आइस टेक्स द लेटेंट हीट रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग। भाई आपने अपने हाथ में आइस को ले रखा है, बर्फ को ले रखा है। अब उस बर्फ को पिघलने के लिए क्या चाहिए, हीट चाहिए। अब वो हीट कहां से लेगी, आपकी हथेली से लेगी, आपके हाथ से लेगी। तो इसका मतलब आपका जो हैंड है, आपका जो हाथ है, आपके हाथ ने क्या काम करा, हीट को लूज किया। तो इसका मतलब आपके हाथ का टेम्परेचर कम हो जाएगा, मतलब वो ठंडा हो जाएगा। ये साइंस वाला कंसेप्ट होता है, हमारा हाथ क्यों ठंडा हमें फील होता है।
ओके, आप ये डायग्राम देख सकते हो। इस डायग्राम में क्या है, हमारे पास ये बर्नर है जिससे हम हीट कर रहे हैं, एक बीकर है हमारे पास, इस बीकर में हमने आइस ले रखी है, क्रश्ड आइस, आइस को हमने फोड़ के ले रखा है, क्रस्ट ले रखा है, और हमने फिर क्या करा, बर्नर से धीरे धीरे इसको गर्म करना शुरू किया आइस को। तो देखिए, तो आइस का टेम्परेचर कितना है यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है ना, और यहाँ पे हमने थर्मोमीटर भी ले रखा है। थर्मोमीटर क्या काम कर रहा है, टेम्परेचर का बताएगा चेंज होना। तो जैसे ही अब देखिए आइस यहाँ पे मेल्ट होना शुरू हो रही है, तो जब आइस मेल्ट होना शुरू होगी तो थर्मोमीटर में हमने देखा टेम्परेचर कितना दिखा रहा है 0 डिग्री सेल्सियस, और वो जीरो ही दिखाएगा। देखो ना यहाँ पे लिख रहा है टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। तो जब तक पूरी की पूरी आइस नहीं पिघलेगी, तो जब तक पूरी कंप्लीटली आइस मेल्ट नहीं होगी, तब तक ये टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था, क्योंकि यहां पे जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तब आइस जो होती है वो सॉलिड होती है, और ये मेल्ट होती है तो लिक्विड में कन्वर्ट होती है। तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है तो मतलब स्टेट चेंज हो रही है, और जब भी स्टेट चेंज होती है तो कौन सी हीट होती है, लेटेंट हीट, छुपी हुई हीट। ठीक है ना, क्योंकि जो आइस होता है, आइस के पार्टिकल पास पास होते हैं, उनके बीच में बॉन्ड स्ट्रांग होता है, तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी होती है यहाँ पे। ओके, सो ये डायग्राम क्या समझा रहा है यहाँ पे, कि हमारे पास ये एक बीकर है, इसमें हमने आइस को ले रखा है, बर्फ को ले रखा है ना, और ये आइस मेल्ट होना शुरू हो रही है, और जब तक ये पूरी की पूरी आइस मेल्ट नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा कि थोड़ी सी आइस मेल्ट हो गई, टेम्परेचर 0 है, अब टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया, नहीं, जब तक कि इस बीकर में पूरी आइस मेल्ट नहीं होगी तब तक टेम्परेचर 0 ही रहेगा। क्योंकि अब आप जो हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हो वो सारी हीट एनर्जी स्टेट चेंज करने में मदद कर रही है। सो दिस इज हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। ठीक है ना, क्योंकि सॉलिड जो होती है, आइस जो होती है, आइस के पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो अब वो हीट एनर्जी जो हम सप्लाई कर रहे हैं वो उस बॉन्ड को तोड़ने में मदद कर रही है। सो दैट्स व्हाई द टेम्परेचर विल नॉट इंक्रीज। ठीक है, आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे जाके भी मेरी पर्सनल विंडो पे पूछ सकते हैं।